चलिए, इतिहास और संविधान के विकास में आज हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं। कल हमने आपको टॉपिक शुरू कराया था जिसका नाम था द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डेमोक्रेटिक पॉलिटी इन इंडिया। टॉपिक कल का इसी तरह से लिखा हुआ है। हमने कल जहाँ छोड़ा था आज उसी के आगे बढ़ेंगे। हमने कल यहाँ पर छोड़ा था। मेन हेडिंग पहली इंट्रोडक्शन आपको अच्छे से हमने कवर कराई। उसके बाद द कंसेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी हिस्ट्री, इसमें मैंने बहुत सारे फिनोमेनाज, हिस्टोरिकल अकाउंट और कंसेप्ट्स आपको अच्छे से कराए। हमने ये सभी कवर किया। द अर्ली लिबरल्स, लिमिट्स ऑफ लिबरल डेमोक्रेसी, द नेचर ऑफ डेमोक्रेटिक रिप्रेजेंटेशन, पॉलिटिकल पार्टीज इन डेमोक्रेसी और पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी। आज हम नेक्स्ट बिग हेडिंग की ओर बढ़ रहे हैं, दैट इज़ द एवोल्यूशन ऑफ डेमोक्रेटिक आइडियाज़ एंड इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया, जिसकी अंदर सब हेडिंग है द इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल, और उसके अंडर फिर आपको इंडियन रेनेसेंस एंड डेमोक्रेसी, द अर्ली नेशनलिस्ट एंड डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी इन द एज ऑफ मास मूवमेंट, ये नज़र आता है। ये भी हम अभी डिस्कस करेंगे। एवोल्यूशन ऑफ डेमोक्रेटिक आइडियाज़ एंड इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया। देखिए, जब आप डेमोक्रेटिक आइडियाज़ और इंस्टीट्यूशंस की इंडिया में विकास की बात करते हैं, इसके लिए मैंने कल भी आपको बताया था 3 चीज़ें, 3 इवेंट्स बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। पहला, द ब्रिटिश इम्पैक्ट, जो ब्रिटिशर्स का प्रभाव भारत पे पड़ा। सेकंड, द नेशनल मूवमेंट, फ्रीडम स्ट्रगल। और तीसरा, द पोस्ट इंडिपेंडेंस पॉलिटिकल डेवलपमेंट। ये चीज़ें महत्वपूर्ण हैं जिन्होंने इंडिया में डेमोक्रेटिक आइडियाज़ एंड इंस्टीट्यूशंस को शेप किया, नर्चर किया और एक डायरेक्शन प्रोवाइड की। ऐसे में अगर हम ब्रिटिश इम्पैक्ट की बात करें तो ये इम्पैक्ट बहुत प्रोमिनेंट रहा। हमारा पहला टॉपिक ही ये है, द इम्पैक्ट ऑफ द ब्रिटिश रूल। देखिए, जो ब्रिटिशर्स हैं, इनके आने से पहले भारत में क्या था? एक राजतंत्र सिस्टम भारत में एग्जिस्ट करता था। सेंट्रल लेवल पर मुग़ल रूलर एग्जिस्ट करते थे, जिनकी पैन इंडिया किंगडम थी, एम्पायर था पूरा। उनका अपना एक एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप था, जिस सेटअप के तहत सूबेदार सिस्टम इम्पॉर्टेंट हुआ करते थे, सूबास हुआ करते थे। अकबर के समय में 15 सूबे हुआ करते थे, और इसी तरह से यह सूबेदार एक समय आने के बाद गवर्नर कहलाए, कि डिफरेंट प्रोविंसेस के गवर्नर। और फिर ये जब मुग़ल किंगडम वीक पड़ने लगी तो ये इंडिपेंडेंट रीजनल स्टेट्स के तौर पर एग्जिस्टेंस में आए। तो एक तरह का ऑटोक्रेटिक सिस्टम था गवर्नमेंट का कंट्री के अंदर। किंगडम एग्जिस्ट करती थी, रूलर्स एग्जिस्ट करते थे, रीजनल रूलर एग्जिस्ट करते थे, सेंट्रल मेन रूलर भी एग्जिस्ट करता था। लेकिन जब यूरोपियंस इंडिया आए, उसमें पर्टिकुलरली जब ब्रिटिशर्स इंडिया आए, तो ब्रिटिशर्स ने अपने वेस्टेड इंटरेस्ट सर्व करने के लिए ही सही, लेकिन एक सिस्टम प्रिवेल कराया कि वो सिविलाइज करने आए हैं लोगों को। सो सिविलाइजिंग द नेटिव कंसेप्ट उन्होंने दुनिया को बताया। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। फिर ब्रिटेन में हो रही डेमोक्रेटिक डेवलपमेंट्स भी बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। वहाँ पर धीरे धीरे पार्लियामेंटेरियन सिस्टम और भी परफेक्ट हो रहा था, स्ट्रेंथन्ड हो रहा था। जो क्राउन है उसकी पावर्स रिड्यूस हो रही थी, पार्लियामेंट की पावर, इलेक्टेड कैंडिडेट्स की पावर इंक्रीज़ हो रही थी। तो इसका एक इम्पैक्ट इंडिया पे भी आना ज़रूरी ही था, जब इंडियंस अपनी पॉलिटिकल पोजीशन को लेके जागरूक हो जाते तब। लेकिन जो रूलर हैं आपके, वो चाहे उस वक़्त आपको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं इकोनॉमी, सोसाइटी, पॉलिटी की फील्ड में, लेकिन वो ओरिजिनली जिस कंट्री से बिलोंग करते हैं, वहाँ पर एक कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन राइट एग्जिस्ट कर रहा है मॉडर्न सेंस में। लीगल राइट्स मॉडर्न सेंस में एग्जिस्ट कर रहे हैं। एक कोड ऑफ कंडक्ट है, चाहे वो क्रिमिनल फील्ड में है, चाहे सिविल फील्ड में है। तो क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस, सिविलियन ज्यूरिस्प्रूडेंस, इस तरह की चीज़ें प्रॉपर एग्जिस्ट करने लगी थी ब्रिटेन में। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। इंस्टीट्यूशनल वे में वर्क होता था और लोगों की एक भागीदारी वहाँ नज़र आने लगी थी। तो इस तरह के ह्यूमन राइट्स, सिविल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स, ये कंसेप्ट आपको वहाँ दिखने लगे थे।
इंस्टीट्यूशनल वे में वर्क होने लगा था। इस तरह के मुल्क से वो लोग आप पर राज करने के लिए आए। बहुत सी पद्धतियों का विकास ब्रिटेन में तब भी हुआ जब वो भारत में राज कर रहे थे। ये नहीं है कि पूर्णतः जब वो भारत में राज करने आए उसके पहले ही हर तरह से हर संस्था का जन्म ब्रिटेन में हो चुका था। लंबा शासन रहा भारत में, तो ब्रिटेन खुद भी इवॉल्व हो रहा था डेमोक्रेटिक फ्रंट पे। ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ऐसे में ब्रिटिशर्स के आने के बाद इंडिया में जो ब्रिटिश इम्पैक्ट आया, उस ब्रिटिश इम्पैक्ट, या जिसे आप कह रही कि एक कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन जो इंडिया का हुआ, उस कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन को जब रिस्पॉन्स दिया इंडियंस ने, तो एक तरह से इस पूरे कॉलोनियल पीरियड ने एक मेल्टिंग पॉट का काम किया। कास्ट, क्रीड, कस्टम्स, रिलीजन, इन मायनों से जो भारतीय समाज पूर्ण रूप से बटा हुआ था, उस भारतीय समाज के सामने एक कॉमन एनिमी खड़ा था, दैट इज़ द ब्रिटेन। एक कॉमन एक्सप्लॉइटर खड़ा था जो एक्सप्लॉइट करता है। इस तरह से इस एंटी कॉलोनियल सेंटीमेंट के तौर पर जो समाज आपस में एकजुट हुआ, ये एकजुटता इस तरह से नज़र आती है कि एक तरह से सारी डिफरेंसेस मेल्ट हुए और लोग एक साथ आए। तो कॉलोनियल पीरियड ने एक मेल्टिंग पॉट का काम किया। अब डिफरेंसेस ख़त्म हो गए, ऐसा नहीं होता। इंटरनली सोसाइटी बहुत कम्प्लेक्स है, रिजिड भी है। डिफरेंसेस एग्जिस्ट करते हैं क्योंकि वो डिफरेंसेस ऑलवेज नेगेटिव नहीं होते, वो उनके ट्रेडिशन का, कल्चर का पार्ट होते हैं और वो उनकी आइडेंटिटी का बेस भी होते हैं। जब हम उन्हें अपने इंटरेस्ट को सर्व करने के लिए और दूसरे के लिए डेट्रीमेंटल बनाते हैं, तब वो नुकसानदायक होते हैं। अदरवाइज डिफरेंसेस जो हैं वो डाइवर्सिटी हैं एक तरह के, तो वो तो ख़त्म नहीं हुए पूरी तरह से डिफरेंसेस, लेकिन एक लेवल पर एक बेस मिला भारतीयों को आपस में एकजुट होने का, और वो बेस प्रदान किया कॉलोनियल रिजिम ने, द ब्रिटिश रूल ने, और उनके द्वारा क्रिएट किए गए इम्पैक्ट ने। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़। देखिए, जब ब्रिटिशर्स इंडिया आए रूल करने, तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ यहाँ पर यह है कि उनकी जो अब तक की किंगडम्स हैं उनसे बहुत ही भिन्न ज़रूरतें थी। इनका एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर टोटली डिफरेंट था, इनकी इकोनॉमिक सिस्टम इंडिया में टोटली डिफरेंट था। मुग़ल रूलर इंडिया में थे, डेस्पॉट थे, लेकिन ऐसा कहा जाता है, प्रमाण है कि बेनेवलेंट डेस्पोटिज्म देखा जाता है, सभी नहीं, कुछ मुग़ल रूलर्स में। और पूरे भारत के इतिहास में ही ये है कि हर किंगडम ना तो पूरी तरह से एब्सोल्यूट है और ना ही पूरी तरह से लिबरल है। बेनेवलेंस भी देखा गया है कभी कभी किंग्स में, और कहीं कहीं पर हमने क्रूएल्टी भी देखी है। तो ये पूरी किंगडम सिस्टम में ही इनहेरिटेड रहता है। ऐसे में जो ब्रिटिशर्स हैं वो अलग थे मुग़लों से। मुग़ल जब भारत में शासन करते थे वो यहीं के हो गए, यहाँ पे बस गए, उनका इंडियनाइजेशन हो गया। उन्होंने यहाँ पर मैट्रिमोनियल अलायंसेस बनाए, यहाँ से जो भी रेवेन्यू जनरेट होता था वो इंडिया पे ही लगता था। मुग़ल एडमिनिस्ट्रेशन में इंडियंस बड़े पैमाने पर इंडक्ट किए गए। अकबर के समय में राजपूत ऑलमोस्ट 33% के अराउंड थे। इसी तरह से औरंगज़ेब के समय में मराठास बड़े पैमाने पर थे, राजपूतों से भी ज़्यादा थे। तो इसलिए ये माना जाता है कि काफ़ी हद तक मुग़ल किंगडम और मुग़ल रूल उनका इंडियनाइजेशन था। वो इसी मुल्क को अपना मुल्क बना बैठे थे, पीछे समरकंद की ओर या सेंट्रल एशिया की ओर नहीं देखते थे। यहाँ से वेल्थ ले जा कर के वहाँ पर नहीं लगाते थे। गजनी आया, गजनवी जिसे आप कहते हैं, वो आया, यहाँ से धन लूटा और गजनी ले गया, उसने गजनी बनाया। घोरी आया, वो भी यहाँ से धन ले गया, उसने घोरी में लगाया। लेकिन जब मुग़लों की बात आती है तो मुग़ल, जब बाबर यहाँ आया तो उससे जो मुग़ल शासन स्थापित हुआ वह सिस्टम आगे बढ़ा और किंग्स इंडियनाइज हुए। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। लेकिन जब ब्रिटिशर्स यहाँ आए तो वो इंडिया को एक कॉलोनी के तौर पर यूज़ करना चाहते थे। यहाँ के मेन मटेरियल और मनी, मटेरियल में मेनली रिसोर्सेज हैं, मैन में मेनली
लेबर है और मनी में मेनली यहाँ से जनरेट होने वाले रेवेन्यूज़ और यहाँ से बेचे जाने वाले आर्टिकल से आने वाली कमाइयाँ। तो यहाँ के मेन मटेरियल मनी को वो ब्रिटिश इंटरेस्ट में यूज़ करना चाहते थे। तो ये कहा भी जाता है कि सभी संसाधन गंगा के तट से स्क्वीज़ किए जाते थे और थेम्स नदी के किनारे निचोड़ दिए जाते थे। तो यहाँ से सब रिसोर्सेज ले जाके वहाँ डाल दिए जाते थे, ऐसा कहा जाता है। तो ऐसे में इनकी यूनिक इकोनॉमिक और एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चरल रिक्वायरमेंट्स थी, जिसको सर्व करने के लिए इन्होंने इंडिया में चेंजेस इंड्यूस किए। चेंजेस कई स्तर पर हुए। सबसे बड़ा चेंज एजुकेशन के स्तर पर हुआ और इन चेंजेस की वजह से नई सोशल फोर्सेस एक्टिवेट हुई, क्योंकि मीन्स ऑफ प्रोडक्शन चेंज हो गए हैं। पहले जिस तरह से चीज़ों का निर्माण होता था, जिन उद्देश्यों के लिए होता था, वह बदल चुका है। उद्देश्य परिवर्तित हैं। अब इंडिया एक कॉलोनी है और जो रूलर है वो कॉलोनलिस्ट है। इम्पीरियलिज्म का स्ट्रॉन्ग फेज़ है और जो रूलर है वो जिस आइडियोलॉजी से प्रभावित है वो है कैपिटलिज्म, तो पूंजीवादी है। तो एक कैपिटलिस्ट समाज का जन्म भारत में भी होना है और वो होगा। इसके तहत ये जो नया सिस्टम इस्टेब्लिश किया ब्रिटिशर्स ने अपनी न्यू इकोनॉमिक और एडमिनिस्ट्रेटिव रिक्वायरमेंट की वजह से, इसी की वजह से ये जो नई सोशल फोर्सेस एक्टिवेट हुई, इन्होंने कई तरह की नई सोशल मोबिलिटीज़ को जन्म दिया। तो कई नए आइडियाज़ आपको जन्म होते नज़र आएंगे। लिबरलिज़म का आइडिया दिखेगा आपको, डेमोक्रेसी का आइडिया दिखेगा आपको, रेडिकलिज़म का आइडिया आपको नज़र आएगा, कैपिटलिज़म भी नज़र आएगा, सोशलिज़म का आइडिया भी नज़र आएगा। ये सभी तरह के आइडियाज़ जन्म लेने शुरू हो गए और ब्रिटिश इम्पैक्ट इसमें बहुत महत्वपूर्ण था। हमारे इतिहास के पुराने जितने भी लेक्चर हैं उनमें ये सब बहुत स्पष्टता से समझाया है, लेकिन हमारी अब की मर्यादा ये नहीं कहती कि हम उस डिटेलिंग में जाएं, क्योंकि अब हमें लोकतंत्र के सबक को अपनी जगह पर बैठाने के लिए यह आपको समझाना पड़ रहा है। तो इसको उसी सेंस में आप समझिए। ऐसे में जो ये सब हेडिंग है कि इंडियन रेनेसेंस इन डेमोक्रेसी, नाउ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्या रोल है इसका? इंडियन रेनेसेंस, देखिए पहले तो आपको एक बात समझनी होगी कि भारत में ना तो पूर्ण रूप से रेवोल्यूशन हुआ, ना ही पूर्ण रूप से रेनेसेंस हुआ। ना तो किसी तरह की कोई क्रांति पूरी तरह से हुई है, जैसे रशिया में रशियन रेवोल्यूशन है, अमेरिका में अमेरिकन रेवोल्यूशन है, फ्रांस में फ्रेंच रेवोल्यूशन है। इस तरह का सिस्टम भारत में नज़र नहीं आता। फिर भारत में पूर्ण रूप से रेनेसेंस भी नहीं नज़र आता, जैसा यूरोप में रेनेसेंस नज़र आया, पूरी तरह से पुनर्जागरण का एक दौर आया, वो भी भारत में नहीं है। इंडिया में एक स्ट्रगल है, फ्रीडम स्ट्रगल इसे हम कहते हैं, नेशनल मूवमेंट हम इसे कहते हैं। ये अपने आप में बहुत भिन्न है, लेकिन फिर भी एक पुनर्जागरण का दौर भारत में था, एक रेनेसेंस था। उस स्केल पर नहीं था जैसे यूरोप में था, लेकिन एग्जिस्ट करता था। और मेनली इसके जन्म स्थान जो है वो बंगाल था, और बंगाल में जो मेन पर्सनालिटी के तौर पर इसके जनक माने गए हैं, जिन्हें पायनियर ऑफ इंडिया, भारत का उग्रदूत कहा जाता है, नवयुगीन भारत का, आधुनिक भारत का, वो हैं राजा राम मोहन रॉय। तो राजा राम मोहन रॉय एक इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटी के तौर पर उभर करके आए। तो जब डेमोक्रेसी की बात होती है तो कंसेप्ट लिबरलिज्म का, मैंने बताया यूरोपियन सोसाइटी जो 17th-18th सेंचुरी की थी, उनका मेन कंसेप्ट लिबर्टी था, फ्रीडम, सोसाइटी, इकोनॉमी, कल्चर, रिलीजन, इसमें उन्हें फ्रीडम चाहिए थी, लिबर्टी चाहिए थी। यहीं से फिर एक डेमोक्रेसी का कंसेप्ट आता है। इसी तरह से इंडिया में भी जो लिबरलिज्म की दिशा में काम होना है, उसमें राजा राम मोहन रॉय का एक रोल इम्पॉर्टेंट है, और उसी लिबरलिज्म की दिशा में काम करते हुए डेमोक्रेसी की फॉर्म को एग्जीक्यूट होना है, इसलिए रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशंस की मांग उठेगी। तो राजा राम मोहन रॉय उसी समय में 1820s 1830s की बात है, जब रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशंस की मांग कर रहे थे भारत में। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। लेकिन इंडियन रेनेसेंस जो है ये अपने आप में भिन्न है। मैंने क्यों कहा ये भिन्न है? जो यूरोपियन रेनेसेंस है वो पूरी तरह से उसके पहले से एग्जिस्ट कर रही जो प्रणाली थी, दैट इज़ फ्यूडलिस्टिक सोसाइटी, उस फ्यूडलिस्टिक सोसाइटी को पूर्ण रूप से
वैनिश करता है। तो ये एक स्ट्रॉन्ग एंटी फ्यूडल मूवमेंट थी जो रेनेसेंस था यूरोप का। लेकिन अगर आप इंडिया की बात करें तो इंडिया में जो रेनेसेंस था ये काफ़ी हाफ हार्टेड रहा। किस दिशा में हाफ हार्टेड रहा? इसने जो प्री कॉलोनियल सोसाइटी है इंडिया की, जो प्री कॉलोनियल सिस्टम, कल्चर, मैनर है, उससे कम्प्लीटली ब्रेक नहीं किया खुद को। ये चीज़ आपको समझनी है। तो वो कॉन्टीन्यूअस रहा। तो फिर हमारा रेनेसेंस किस दिशा में काम करता है? लिबरलिज्म की दिशा में काम करेगा। डेमोक्रेसी के कंसेप्ट भी आएंगे, रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशंस का कंसेप्ट आएगा, कैपिटलिज्म भी जन्म लेगा, पूंजीवाद जन्म लेगा। जो रूलर है उनकी पोजीशन कमज़ोर होगी, इंडिविजुअल्स के प्रॉपर्टी के राइट स्ट्रॉन्ग होंगे, वेल्थ जनरेट होगी, एक इंडस्ट्रियलिस्ट क्लास, एक कमर्शियल क्लास, ट्रेडर क्लास, प्रोफेशनल क्लासेस, इनका जन्म होगा, मिडिल क्लासेस का जन्म होगा, और इस तरह से एक कैपिटलिज्म आएगा। और जो मैं अक्सर कहता हूँ बर्गोइस क्लासेस, उनका जन्म होगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। देखिए, बर्गोइस वर्ड जो है इसे कई तरह से प्रोनाउंस किया जाता है, आपको जैसे सही लगे आप कर सकते हैं। ये मेनली बोरो वर्ड से आया है। बोरो का मतलब होता है द वॉल्ड सिटी, शहर। मैंने कई बार ये समझाया, वर्ल्ड हिस्ट्री में भी समझाया है। ये फ्रेंच वर्ड है। इसे आप बोर्जुआ भी कह सकते हैं, बोर्जुई भी कह सकते हैं, बोर्जुवेजी भी कह सकते हैं, बर्गोइज भी कह सकते हैं। जर्मन में ये बर्गर से आगे बर्गोइज हो जाता है। तो ये कई तरह से प्रोनाउंस किया जा सकता है। मेनली आप इसको समझिए, द मिडिल क्लास, द कैपिटलिस्ट क्लास, द मर्चेंट ट्रेडर क्लास और द सिटी डिवेलपर्स, द वॉल्ड सिटी, उनको हम ये कहते हैं। तो ऐसे में कैपिटलिज्म और डेमोक्रेसी आपको एग्जिस्टेंस में आती नज़र आएगी इस दौर में। लेकिन ये डेमोक्रेसी का विकास, इस कैपिटलिज्म का विकास भी भारत में जो प्री कॉलोनियल सिस्टम है उससे ब्रेक करके नहीं आया। तो एक तरह से ये जो इंडिया में रेनेसेंस है, ये रेनेसेंस जिन नई सोशल फोर्सेस को अनलैश कर रहा है, वो नई सोशल फोर्सेस क्या परिवर्तन ला रही हैं? वो परिवर्तन ये ला रही हैं कि जो एग्जिस्टिंग सोशल सिस्टम्स हैं कंट्री में, वो उनको रिवाइव कर रही थी एक बेटर लाइन पे। वो उनमें रिफॉर्म्स कर रही थी। रेवोल्यूशन नहीं हुए हैं कि पूरी तरह से ख़त्म कर दिया जाए या बदल दिया जाए, ऐसा आपको नहीं नज़र आएगा। तो इंडियन रेनेसेंस इस वजह से कमज़ोर रेनेसेंस माना गया है कि ये रेनेसेंस में इतनी क्षमता नहीं थी कि एक तरह से उस समय में इंडिया में एग्जिस्ट कर रहे सोशल कस्टम्स, वैल्यू सिस्टम्स, इनका एक क्रिटिकल अप्रेजल प्रेजेंट करे, उसको नकारे और पूर्ण रूप से एक रेडिकल चेंज लेकर के आए, रेडिकल शिफ्ट लेकर के आए, जैसा कि यूरोप में आया। तो ऐसा इंडिया में नहीं हुआ। इंडिया में आपको क्या नज़र आता है? आपने देखा सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स हुई। तो सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स में हमने ये पढ़ा था कि दो तरह की मूवमेंट के कैरेक्टर थे, एक रिवाइवलिस्ट थी, एक रिफॉर्मिस्ट थी, और हमने उसमें अलग अलग तरह की मूवमेंट्स पढ़ी थी। मैंने आपको सारी पढ़ा दी थी, चाहे उदयानंद सरस्वती थे, चाहे स्वामी विवेकानंद थे, चाहे विवियन डिरोजियो थे, चाहे आचार्य नरेंद्र देव थे, चाहे राजा राम मोहन रॉय थे, ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे, ये सभी। तो जो सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स भारत में हुई, ये तो रिवाइवलिस्ट एंड रिफॉर्मिस्ट कैरेक्टर की है। मतलब जो उस समय भारत में प्रेवलेंट सोशल और रिलीजियस सिस्टम्स हैं, वैल्यूज़ हैं, कस्टम्स हैं, मैनर हैं, उनको या तो रिवाइव किया। रिवाइव करने का मतलब कि जिस सेंस में वो एग्जिस्ट करते थे किसी समय में, उस सिस्टम को ही दोबारा से इस्टेब्लिश करने की कोशिश की, ये कह के कि भाई बीच के फेज़ में करप्शंस आ गई थी, सिस्टम को डिस्टॉर्ट किया गया, तो नाउ वी आर रिवाइविंग इट। और रिफॉर्म है कि आप जो सिस्टम एग्जिस्ट कर रहा है, आप उसमें कुछ प्रोग्रेसिव चेंजेस लेकर के आ रहे हैं, लेकिन ओवरऑल बॉडी, ओवरऑल फ्रेमवर्क, ओवरऑल कंसेप्ट आप वही रखेंगे। तो ये हुआ, ये नहीं कि आपने उसको पूरी तरह से ख़त्म किया, पहले के सोशल कस्टम, वैल्यू, मैनर सिस्टम को ख़त्म करा और एक नया कंप्लीट कैपिटलिस्ट सिस्टम एग्जिस्ट कर रहा है, ऐसा नहीं था। तो कैपिटलिज्म का विकास, डेमोक्रेसी का विकास भारत में जो हुआ, वो स्ट्रॉन्गली इंडिया के सोसाइटी के अंदर व्याप्त उन फोर्सेस के साथ जुड़ कर के ही हुआ
और वो फोर्सेस हैं, चाहे कास्ट है, चाहे क्लास है, चाहे लैंग्वेज है, चाहे रीजन है, चाहे रिलीजन है, ये ऑलवेज कंसिडरेशन में रहे हैं। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। कास्ट सिस्टम ये नहीं हुआ कि पूरा रेवोल्यूशनाइज हो गया और ख़त्म हो गया, अनटचेबिलिटीज़ ख़त्म हो गई, इसको निगेट सब ने किया। जितनी भी सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स थी, उन्होंने इस कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को निगेट किया, अबैंडन करने की कोशिश की, ख़त्म करने की कोशिश की। ये ज़रूर किया प्रयास, लेकिन ये इतना रेवोल्यूशनाइज नहीं था कि ये ख़त्म ही हो गया। कि सोशल हायरार्की एग्जिस्ट करती रही, क्लास बेस्ड सोसाइटी एग्जिस्ट करती रही, रीजनल और रिलीजियस डिस्टिंक्शंस बहुत स्ट्रांगली एग्जिस्ट करती रही, तो प्लूरलिज्म कंट्री का वैसा ही बना रहा। इसमें जो चेतना नहीं आई ब्रिटिश इम्पैक्ट की वजह से, वो चेतना डेमोक्रेसी के माध्यम से और कैपिटलिज्म के माध्यम से नज़र आती है। ह्यूमन राइट्स की बात होने लगी, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात होने लगी, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, फ्रीडम ऑफ डेमोन्स्ट्रेशंस, फ्रीडम ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़, इसका जिक्र होने लगा। और इकोनॉमिक राइट्स की बात होने लगी कि इंडस्ट्री ट्रेड फ्लरिश करना चाहिए, कामकाज की आज़ादी होनी चाहिए, इस तरह के जिक्र आपको नज़र आएंगे। तो ये होता रहा, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो अगर आप रेनेसेंस के फेज़ के साथ डेमोक्रेसी को जोड़ करके देखते हैं, तो रेनेसेंस की शुरुआत अगर हम बंगाल से ही मानते हैं और 19th सेंचुरी को हम वो सेंचुरी मानते हैं, यानी कि 1800 ऑनवर्ड, कि जो भारत में हमें इस तरह के रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशंस की स्थापना की मांग उभर करके आती नज़र आने लगी। राजा राममोहन राय ने बहुत से प्रयास किए, जिन प्रयासों के तहत उन्होंने ये सिद्ध किया कि भाई जो लंबे समय से चलती आ रही प्रथाएं हैं, उन्हें कानूनी दायरे में ला करके बंद किया जा सकता है, जैसे कि सती प्रथा है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों की वजह से जो विधवा पुनर्विवाह कानून है वो पास हुआ, ये एक इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी है। लेकिन ये विडो रीमैरिज एक्ट 1854-55 और ये 1829 सती एबोलिशन एक्ट, ये भारत में उस रूप में स्वीकार नहीं हुए। कारण वही आ जाता है कि सामाजिक स्वीकृति नहीं थी, सामाजिक स्वीकृति में ये कमज़ोर रहे हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि ये जो पर्टिकुलर रेनेसेंस का दौर भारत में आया, ये हाफ हार्टेड था इस सेंस में कि ये हाफ हार्टेड होते हुए भी कोई चीज़ कंप्लीट नहीं है, मान लीजिए आधी शक्तिशाली है, तो उस पैमाने पे जितनी भारत की जनसंख्या है, जैसा समाज है, उतने लोग साथ जुड़ जाने चाहिए, लेकिन वो भी नहीं हो पाया। तो ये बड़े लेवल पर सोसाइटी को अपने साथ नहीं जोड़ पाई मूवमेंट। इनका प्रभाव कुछ एनलाइटेंड एजुकेटेड एलीट क्लासेस तक ही रहा। तो इसलिए इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल यहाँ पर महत्वपूर्ण है कि जो तो एजुकेट हुए, जिन्होंने तो न्यू लॉज, न्यू गवर्नेंस, न्यू सिस्टम्स को अंडरस्टैंड किया उस समय में, उनका भी अपना एक अलग ही सेक्शन बन गया। फिर वो एलीट क्लास में आ गए, एजुकेटेड और एनलाइटेंड क्लास में आ गए, उनको वो इस दायरे में आए, इस रेनेसेंस के दायरे में, और वो नई क्लासेस के तौर पर उभरे, मिडिल क्लास क्लासेस के तौर पर उभरे, एजुकेटेड एलीट क्लासेस जिन्हें आप कहते हैं, प्रोफेशनल्स के तौर पर, ट्रेडर, मर्चेंट्स के तौर पर, इंडस्ट्रियलिस्ट के तौर पर उभर करके आए। तो एक डेमोक्रेसी भी नज़र आएगी, एक कैपिटलिज्म भी नज़र आएगा, लेकिन उनके भीतर भी जातिवाद, क्लास सिस्टम, रीजन, रिलीजन, लैंग्वेज, ये एक लेवल पर एग्जिस्ट करेगा। वो पूरी तरह से उसे डिस्कार्ड नहीं कर पाएंगे, लेकिन बड़ा समाज तो इस चीज़ से अछूता ही रह गया, उस पर असर नहीं हो पाया। ये एक चीज़ है। तो इस वजह से उस रेनेसेंस दौर में ना तो वो विल थी, ना तो वो पावर थी कि वो एक बहुत बड़ा सामाजिक परिवर्तन कर दे, एक सामाजिक क्रांति खड़ी कर दे जो इंडिया को पूरी तरह से सोशली, कल्चरली ट्रांसफॉर्म करके रख दे। ऐसा नहीं था। तो इंडिया उस लेवल पे ट्रांसफॉर्म नहीं हुआ। इंडिया में प्री कॉलोनियल सिस्टम्स कंटिन्यूस रहे, उनमें रिवाइवलिज्म हुआ, रिफॉर्म्स जरूर आए, लेकिन एक रेवोल्यूशनरी एक्ट नज़र नहीं आता। लेकिन रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशंस की मांग खड़ी हुई ड्यू टू उसी रिवाइवलिज्म, उसी रिफॉर्म्स की वजह से। और इसमें ब्रिटिश इम्पैक्ट बड़ा रोल प्ले करता है, चाहे लैंग्वेज के माध्यम से करे या किसी भी और चीज़ में। तो लैंग्वेज यहाँ पर बड़ा रोल प्ले करके गई, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ब्रिटिशर्स को पैन इंडिया गवर्नमेंट मैनेज करने के लिए बड़े स्तर पर एडमिनिस्ट्रेशन सेटल करना था, उसके लिए एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ की बहुत ज़रूरत थी। और ब्रिटिशर्स लंबे समय तक एक कंपनी के तौर पर ही काम करते रहे। ऐसे में कंपनी के लिए प्रॉफिट मेकिंग इम्पॉर्टेंट है। तो यूरोप से अगर वो स्टाफ आता क्लरिकल या अदर क्लास बी या फिर अनकोवेनेंटेड जॉब्स के लिए लोग यहाँ पर आते, तो वो सैलरीज़ बहुत हाई लेते, जो एक
कमर्शियल कंपनी के इंटरेस्ट को हार्म करते, क्योंकि उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी जो जिसे मैं ब्रिटिशर्स कह रहा हूँ वो कमर्शियल इंटरेस्ट के तहत काम कर रही थी। ऐसे में उसे इंडियंस को ट्रेन करना था। इसके कई कारण थे। एक तो इंडियंस में एक ऐसी क्लास खड़ी करनी थी जो क्लास ब्रिटिश सिस्टम को, उनके जुरिस्डिक्शनल प्रोसेस को, उनके जुरिस्प्रूडेंस को, उनकी कानून व्यवस्था, उनकी न्याय प्रणाली इसको समझ सके, जो ब्रिटिशर्स का साथ दे उनके कानूनों को बनाने में, भारत में लागू कराने में, ताकि ब्रिटिशर्स इंडिया में खुद को एक लेजिटिमेट रूलर डिक्लेयर कर पाएँ। और वो तभी हो सकता था अगर लोग उनकी बनाई हुई न्याय व्यवस्था को पालन करते, उनके बनाए हुए नियमों की पालना करते, तभी जाकर के वो एक तरह के लेजिटिमाइज रूलर इंडिया के बन पाते एक पॉइंट पे। अदरवाइज़ शक्ति के दम पर आप ज़्यादा लंबा नहीं चल सकते। तो इसके लिए उन्हें एक सेक्शन भी चाहिए था जो उनकी इस कार्य प्रणाली को समझे, उनका साथ और समर्थन दे, उनके लिए बुलवर्क का काम करे। और फिर उन्हें क्लरिकल स्टाफ के तौर पर एक बड़ा वर्ग चाहिए था जो लो ग्रेड की जॉब्स उनके लिए कर सके कम सैलरीज़ पर। और यह भी बहुत महत्वपूर्ण एस्पेक्ट है कि उन्हें एक ऐसा वर्ग भी चाहिए था जो ब्रिटिश रूल के विषय में भारतीय समाज में विचार फैलाए कि ब्रिटिश रूल लिबरल है, डेमोक्रेटिक है, वेस्टर्न सोसाइटी, वेस्टर्न थॉट, वैल्यू ओरिएंटेड हैं और ये बहुत प्रोग्रेसिव हैं। और ये हुआ भी भारत में। तो इसके तहत लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, इंग्लिश ने रोल प्ले किया। इसके कई तरह के रोल नज़र आए, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो ये नज़र आती है कि इसकी वजह से एक ऐसी मैन पावर खड़ी हुई जो कैपेबल थी इंडस्ट्रीज़ को, कमर्शियल एक्टिविटीज़ को ऑर्गेनाइज़ करने में मॉडर्न साइंटिफिक लाइन के बेस के ऊपर। ऐसा हो पाया क्योंकि उस समय में वर्ल्ड को कनेक्ट करती हुई वो कॉलोनियल सोसाइटी जिसमें महत्वपूर्ण भाषा अंग्रेजी, और उस महत्वपूर्ण भाषा अंग्रेजी को सीख जाने से यूरोप में हो रहे तकनीकी विकासों को, साइंस एंड टेक्नोलॉजी को ये एंटरप्रेन्योर समझ पाए, उस बड़ी मार्केट के साथ कनेक्ट हो पाए। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो इन्होंने इंडियन इंडस्ट्रीज, ट्रेड एंड कॉमर्स को साइंटिफिक लाइन पे ऑर्गेनाइज़ किया। तो इंग्लिश का एक रोल है। इंग्लिश ने एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल ये प्ले किया कि लीडर्स ऑर्गेनाइज़ किए। इंडियन एजुकेटेड एलीट क्लासेस का जन्म हुआ। इन एजुकेटेड एलीट क्लासेस ने धीरे धीरे इंडिया में पॉलिटिकल अवेकनिंग का काम स्ट्रेंथन किया, जैसे कि इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस के जन्म में इन्हीं एजुकेटेड एलीट क्लासेस का बहुत बड़ा रोल था। और इंडियन नेशनल कांग्रेस ने बाद में बहुत बड़ा रोल प्ले किया फ्रीडम मूवमेंट में, जिसे हम नेशनल मूवमेंट के तौर पर जानते हैं, फ्रीडम स्ट्रगल के तौर पर जानते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा रोल यहाँ पर प्ले किया। तो लैंग्वेज ने एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया। यही लैंग्वेज है जिसने इस एजुकेटेड एलीट क्लासेस को उन धर्म ग्रंथों में झांकने का एक ज़रिया प्रदान किया जिन धर्म ग्रंथों में अब तक नहीं झांक पाए थे। भारतीय धर्म ग्रंथ जो एक पर्टिकुलर वर्ग, संस्कृत, आचार्य, उपाध्याय, इनकी मोनोपोली बना हुआ था, उसी संस्कृत ग्रंथों को यूरोपियंस ने भारत आने के बाद, ख़ास तौर पर ब्रिटिशर्स ने कन्वर्ट किया इंग्लिश लैंग्वेज में, क्योंकि उन्हें इंडिया में लॉ एंड ऑर्डर इस्टेब्लिश करना था, जुडिशियल सिस्टम इस्टेब्लिश करना था। इसके लिए उन्हें इंडिया में सदियों से किस तरह के कस्टम, कल्चर, मैनर एग्जिस्ट करते आ रहे हैं, किस तरह का लॉ एंड ऑर्डर प्रणाली रही है, कौन से जुरिस्प्रूडेंस इंडिया में फॉलो होते हैं, उसके लिए भारतीय धर्म ग्रंथों को, न्याय ग्रंथों को, शास्त्रों को पढ़ना आवश्यक था उनके लिए। उन्होंने उसको पढ़ने के लिए पहले तो संस्कृत सीखी, और संस्कृत सीखने के बाद उन ग्रंथों को पढ़ा। फिर पढ़ने के बाद क्योंकि उन्हें संस्कृत आती थी तो उन्होंने उन ग्रंथों को इंग्लिश में कन्वर्ट किया। और उस इंग्लिश में कन्वर्ट होने वाले ग्रंथ इन्हीं इंग्लिश सीखने वाले न्यूली एजुकेटेड मिडिल क्लासेस ने, एलीट क्लासेस ने जब उन्हें पढ़ा, सीखा, समझा, तो उसके आधार पर इस नई एनलाइटनमेंट के साथ ही इन्होंने इंडियन सोसाइटी में रिफॉर्म किया, एक तरह के रिवाइवल एक्ट किए, जिसके तहत भारतीय समाज में व्याप्त कुरीतियों को इन्होंने चैलेंज किया, सोशल इविल्स को ख़त्म करने की बात की। और एक लेवल पर यह जिम्मेदार है इस बात के लिए कि इन्होंने भारतीयों में स्वाभिमान स्थापित करने का काम किया, भारतीयों को ही उनकी पास्ट ग्लोरी से अवगत करा करके। भारतीयों में जब यह स्वाभिमान स्थापित हुआ, जब उनके अंदर डिग्निटी इंस्टॉल हुई, तब उन्हें यह समझ आया कि जब किसी के द्वारा उनका शोषण हो रहा है, जब कोई बाहरी आकर के उन पर राज कर रहा है, तो एक तरह से ये उनकी मातृभूमि को, उनके राष्ट्र को आघात है और उन्हें राष्ट्रवादियों की तरह सोचना है, मातृभूमि के प्रति अपनी प्रेम को अभिव्यक्त करना है। तो इससे पैट्रियोटिज़म का जन्म हुआ, नेशनलिज्म का जन्म हुआ। तो सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स रिस्पॉन्सिबल हैं नेशनलिज्म को जन्म देने के लिए, और वही जिम्मेदार है वो नेशनलिज्म, वो पैट्रियोटिक सेगमेंट और वो मूवमेंट इंडिया की इंडिपेंडेंस के लिए। तो इंग्लिश लैंग्वेज का एक बहुत बड़ा रोल रहा, और ये इंग्लिश लैंग्वेज ब्रिटिशर्स ने अपने वेस्टेड इंटरेस्ट की वजह से इंड्यूस की, और इसमें ब्रिटिश इम्पैक्ट का
बड़ा रोल था। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। इसी इंग्लिश लैंग्वेज के माध्यम से इंडियन रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशंस की मांग कर पाए। कारण ये है कि भारत प्लूरलिज्म की वजह से, डाइवर्सिटीज़ की वजह से बहुत सारे डिफरेंट रीजन्स में डिवाइडेड था, लैंग्वेजेस में डिवाइडेड था। रिलीजन तो चलिए एग्जिस्ट करते ही थे, लेकिन लैंग्वेज एक महत्वपूर्ण आधार था जिसकी वजह से इनमें एक यूनिफाइड फ्रंट क्रिएट नहीं हो पाता था। लेकिन जब इंग्लिश एजुकेशन आई, उस इंग्लिश एजुकेशन में आने वाले वो एक सरीखे सभी लोग, चाहे किसी भी क्षेत्र के थे, किसी धर्म के थे, कोई भी भाषा बोलते थे, वो अब कॉमन मिडिल क्लास कहलाने लगे, एजुकेटेड एलीट सेक्शन कहलाने लगे, प्रोफेशनल्स कहलाने लगे। कुछ बैरिस्टर बने, कुछ जजेस भी बने, कुछ सिविल सर्विसेज में चले गए, कुछ व्यापारी बने, कुछ ज़मींदार लैंडलॉर्ड थे। तो इस तरह से इनकी एक क्लास बनी और ये ट्रांस रीजन कम्युनिकेट कर सकते थे क्योंकि लैंग्वेज कॉमन मिल चुकी थी अब इनको। तो अखबारों के माध्यम से, मीटिंग्स के माध्यम से, डिफरेंट सेशंस होल्ड होते थे, इनके माध्यम से इनमें एकजुटता बढ़ी। और जब इनमें एकजुटता बढ़ी है, जब यह विदेश गए हैं, ब्रिटेन गए हैं बैरिस्ट्री करने या फिर किसी और रिसर्च वर्क के लिए, और जब इन्होंने ब्रिटिश सिस्टम ऑफ डेमोक्रेसी को अंडरस्टैंड किया, जब इन्होंने ब्रिटिश ह्यूमैनिटेरियन स्टेट को ऑब्ज़र्व किया, रूल ऑफ लॉ के सिस्टम को वहाँ ऑब्ज़र्व किया, और फिर वेस्टर्न वर्ल्ड में हो रही उस समय की रेवोल्यूशनरी मूवमेंट्स को इन्होंने पढ़ा लिखा जाना, तो फिर इन्होंने बड़े स्तर पर मांग रखी इन चीज़ों की कि भारत में भी यह सब होना आवश्यक है। इसके तौर पर इस इंग्लिश लैंग्वेज से प्रेरित यह एजुकेटेड एलीट क्लासेस ने रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशंस की मांग भारत में रखी, जो एक तरह से लोकतंत्र का आधार बनी है, और इसलिए नेशनल कांग्रेस इसके लिए एक महत्वपूर्ण बॉडी के तौर पर जानी जाती है। तो इंग्लिश लैंग्वेज का यहाँ पर भी एक इम्पॉर्टेंट रोल है, और ये सब ब्रिटिश इम्पैक्ट का ही कारण है। तो इम्पैक्ट ऑफ द ब्रिटिश रूल और उसके अंदर इंडियन रेनेसेंस एंड डेमोक्रेसी, ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करके गया, जैसा मैंने अभी आपको सारा समझाया। नेक्स्ट है द अर्ली नेशनलिस्ट एंड डेमोक्रेसी। देखिए, अर्ली नेशनलिस्ट से यहाँ पे इनके क्या मतलब है कहने का, ये कांग्रेस के मॉडरेट फेज़ का जिक्र कर रहे हैं अर्ली नेशनलिस्ट एंड डेमोक्रेसी के माध्यम से। देखिए, अर्ली नेशनलिस्ट की अगर हम बात करें तो उनमें ख़ास ट्रेट ये पाया जाता था कि वो बहुत स्ट्रांगली ये बिलीव करते थे कि ब्रिटिशर्स जो हैं उनका जो रूल है इंडिया में, वो रूल बेनेवलेंट है, जेन्युइन है। अब वो किस बेसिस पे ये मानते थे, क्योंकि उसके पहले किंगडम्स हुआ करती थी जिसमें आपको कोई भी अपॉर्चुनिटी या ऑप्शन नहीं है कि आपकी एक अपवर्ड मोबिलिटी हो सकती है। लेकिन इनके समय में, ब्रिटिशर्स के समय में कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हुआ करता था, आप सिविल सर्विसेज में एंटर हो सकते थे। हालांकि उसके लिए एक लंबी लड़ाई चली, उस मुहिम के लिए बहुत परिश्रम करना पड़ा कि भाई उसमें इंडियंस को इंडक्ट किया जाए। तभी मैंने कहा कि राजा राम मोहन के समय से ही रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन की एक मांग होने लगी थी, और ये लंबी लड़ाई का ही नतीजा है कि इंडियंस को भी उसमें इंडक्ट किया जाने लगा और उसके एग्ज़ाम्स कॉम्पिटिटिव बेसिस पे होने लगे। और एक समय ऐसे भी आया जब एग्ज़ाम्स इंडिया में भी होने लगे। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि सही मायने में ये जो अपॉर्चुनिटीज़ थी, क्योंकि एक रूल बेस्ड गवर्नमेंट थी, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको प्रोटेस्ट करने पड़ेंगे, आपको प्रेयर्स करनी पड़ेंगी, आपको प्लीज़ लगानी पड़ेंगी, आपको पिटीशंस लगानी पड़ेंगी, लेकिन एक स्तर पर आप उनसे अधिकार मांग सकते हैं। जैसे लोकल गवर्नमेंट्स का सिस्टम, और लॉर्ड रिपन फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट माने भी जाते हैं, तो लोकल गवर्नमेंट सिस्टम आया। जैसे एजुकेशन में धीरे धीरे रिफॉर्म्स आए, इंडियंस ने लंबे समय तक मांग की, तो एजुकेशनल सिस्टम आए अलग अलग तरह के। इस तरह से ग्रेजुअली ही सही एक रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर गवर्नमेंट को प्रोवाइड करना चाहते थे ये अर्ली नेशनलिस्ट। इनका मानना ये था कि जो ब्रिटिश रूल है ऑल इन ऑल इंडिया में, वो कम्प्लीटली बैड नहीं है, उसमें कुछ अन ब्रिटिश तत्व हैं। उन अन ब्रिटिश कैरेक्टर्स को अगर ख़त्म कर दिया जाए तो ये रूल बिल्कुल बेटर हो जाएगा। दूसरा, उनका ये मानना था कि जो ब्रिटिश अथॉरिटी इंडिया में है, वो ब्रिटिश अथॉरिटी अन ब्रिटिश एक्ट करती है, लेकिन ऑल इन ऑल जो ब्रिटिश सोसाइटी है, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है ब्रिटेन में, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है, वो इस तरह की अन ब्रिटिश चीज़ों को पसंद नहीं करते। और जो इंडियन गवर्नमेंट है, जो इंडिया में ब्रिटिशर्स हैं, वो इंडिया की रियल कंडीशन, इंडियंस की रियल डिमांड्स पहुंचाते नहीं हैं ब्रिटेन तक। तो अर्ली नेशनलिस्ट का ही प्रयास करते थे। उन्होंने कुछ ब्रांचेस अपनी
ब्रिटेन में भी ओपन की, वहाँ पर वहाँ के मीडिया के हेल्प से वहाँ के मासेस को प्रभावित करने का काम किया। पार्लियामेंट में भी एंट्री ली, वहाँ के चुनाव लड़े। दादा भाई नौरोजी बहुत महत्वपूर्ण शख्सियत हैं इस मामले में, हाउस ऑफ कॉमन्स के मेंबर भी रहे वहाँ के। तो चुनाव लड़े, वहाँ की पार्लियामेंट में गए, उनको प्रभावित करने का प्रयास किया। क्राउन को डेलीगेशंस भेजे जाते थे, उन्हें प्रभावित करने का प्रयास किया जाता था। इंडिया में अन ब्रिटिश तत्वों से उन्हें अवगत कराने के प्रयास किए जाते थे। तो अर्ली नेशनलिस्ट में ये एक चीज़ पाई गई कि ये बहुत स्ट्रांगली ब्रिटिश वैल्यू सिस्टम पे, ब्रिटिश लव फॉर द डेमोक्रेसी, फॉर द रूल ऑफ लॉ, इसमें ये इनका बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीव था कि ब्रिटिशर्स ऑल इन ऑल बुरे नहीं हैं। अगर उन्हें सही तरह के तथ्यों से, परिस्थितियों से अवगत कराया जाए तो वो सही नियमों के साथ आएंगे। इसके प्रयास ये करते रहें। ऐसे में इनके द्वारा शुरुआती तौर में इसी सोच के तहत कुछ गलतियां भी हुई। गलतियां ये हुई कि इन्होंने रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशंस की मांग तो की, इंडियंस को रूल रेगुलेशन डिसीजन मेकिंग बॉडीज़ में इंडक्ट करने की मांग इन्होंने की। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने लंबे प्रयास किए और उसके तहत 1792 में आपको इंडियन काउंसिल एक्ट भी आता नज़र आता है। तो ये मांग तो चलती रही कि इंडियंस को वाइसरॉय की लेजिस्लेटिव काउंसिल में, एग्जीक्यूटिव काउंसिल में जगह दी जाए, प्रोविंसेस लेवल पर जो गवर्नर की काउंसिल हैं उनमें इंडियंस को जगह दी जाए। इस तरह की मांग ये करते थे। लेकिन अब मुद्दे की बात ये है कि जब ये इस तरह की मांग करते थे, इस मांग के पीछे इनके अंदर यही कंसिडरेशंस है कि ब्रिटिशर्स इन्हें कंसिडर कर लेंगे। इसी सोच से प्रभावित होकर के इन्होंने शुरुआती तौर पर ये जो डेमोक्रेसी का कंसेप्ट है, ये जो रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर होना चाहिए गवर्नमेंट का, ये जो पॉलिटिकल अवेकनिंग का सिस्टम है, इसे सीमित रखा एक एजुकेटेड एलीट सेक्शन तक ही। ये अपने उस नैरो सर्कल से बाहर जा कर के मास सपोर्ट गैदर नहीं कर पाए, उसे गेन नहीं कर पाए, क्योंकि उस समय ये ब्रिटिशर्स को नाराज़ भी नहीं करना चाहते थे। ये पहली चीज़ कि वो इनकी इस पॉलिटिकल फॉर्मेशन को, इस पार्टी को ख़त्म ही कर दें जिसका नाम इंडियन नेशनल कांग्रेस है। दूसरी बात ये भी मानते थे कि इंडियंस अभी पॉलिटिकली एनलाइटेंड ही नहीं है, अवेकेंड ही नहीं है कि वो इस तरह की लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को समझ पाएँ जिसमें प्रोटेस्ट होता है, डेमोन्स्ट्रेशंस होता है, प्लीज़ होती हैं, पिटीशंस होती हैं, प्रेयर्स की जाती हैं। तो इस वजह से भी सीधे जनता को ये अपने साथ नहीं जोड़ना चाहते थे। मशीनरी की भी कमी थी, पार्टी मशीनरी भी कम थी, स्ट्रक्चर वीक था भी। तो अखबारों के माध्यम से, जर्नल्स के माध्यम से जनता को ये जागरूक करते रहे, उन्हें राजनीतिक शिक्षा देते रहे, लेकिन सीधे तौर पर मासेस को इन्होंने अपने साथ नहीं जोड़ा। और तीसरा, इन्हें ब्रिटिश बेनेवलेंस पर, ब्रिटिश पैटर्नलिस्टिक सिस्टम पर, ब्रिटिश वैल्यू सिस्टम पे बहुत यकीन भी था। ये कारण रहे कि ये मासेस को अपने साथ नहीं जोड़ पाए। तो डेमोक्रेसी का कंसेप्ट लिमिटेड कॉरिडोर्स तक ही रह गया, आगे नहीं जा पाया, एलिट एजुकेटेड सेक्शन तक वो सीमित रहा। लेकिन इसे आगे ले जाने का काम किया मॉडरेट्स के बाद आने वाले एक्सट्रीमिस्ट ने। जब एक्सट्रीमिस्ट आए, उन्होंने इस बात की जिम्मेदारी ली कि अब वो मासेस को अपने साथ जोड़ेंगे। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़, और इसमें स्वदेशी मूवमेंट एक इम्पॉर्टेंट इवेंट के तौर पर जाना जाता है। हालांकि मैं आपको एक बात बता दूं कि 1920 तक स्वदेशी के नारे भी हुए हैं, स्वराज का भी जिक्र किया गया है, लेकिन ये स्वराज और स्वदेशी भी एक तरह से ब्रिटिश सॉवरेनिटी के तहत ही चाहिए था। तो जब भी रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर की बात हुई है अर्ली नेशनलिस्टों के द्वारा, डेमोक्रेटिक सेटअप की बात हुई है, तो ब्रिटिश ओवरलॉर्डशिप के भीतर ही जो सॉवरेनिटी रहेगी, जो ओवरलॉर्डशिप रहेगी, वो ब्रिटिशर्स की रहेगी। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ रही है। तो ऐसे में जब एक्सट्रीमिस्ट एग्जिस्टेंस में आए 1905 ऑनवर्ड ड्यूरिंग द स्वदेशी मूवमेंट, अब यहाँ पर चूक कहाँ हुई है इंडिया में? एक्सट्रीमिस्ट ने मास मूवमेंट्स को अपने साथ लेने की कोशिश की, तो मासेस को अपने साथ लेने की कोशिश की, लेकिन यहाँ पर एक्सट्रीमिस्टों के द्वारा जो तरीका अपनाया गया, वो तरीका भी इस बात का आधार बना कि भारत में सामाजिक राजनीतिक चेतना और परिवर्तन क्रांति के आधार पर नहीं आ पाया। वो इस तरह से कि जब भी इन एक्सट्रीमिस्ट ने उस सपोर्ट को अपने साथ जोड़ने का काम किया, मासेस को अवेकन करके उनमें राष्ट्रभक्ति जगाने का काम किया, उन्हें साथ लेकर के आने का काम किया, तो उसके लिए इन्होंने एक कॉमन सोशल इकोनॉमिक प्रोग्राम नहीं रखा लोगों के सामने, जो एंटी कॉलोनियल सोशल इकोनॉमिक प्रोग्राम होगा, जो कॉमन होगा, जो सभी भारतीयों के लिए होगा। तो वहाँ पर वो भारतीय कंसेप्ट नहीं हो पाया। इन्होंने जब मास सपोर्ट वहाँ पर गेन करने की कोशिश की, तो वो मास सपोर्ट इन्होंने
उस रिलीजियस कंसेप्ट के बेसिस पर गेन करने की कोशिश की, जैसे कि जो रिवाइवल वर्जन है हिंदुइज़्म का, सो हिंदुइज़्म के रिवाइवल के बेसिस पर ही इन्होंने लोगों को साथ जोड़ने का प्रयास किया। तो इस तरह से यह हिंदुत्ववाद की तरफ आगे बढ़ गया और एक समय में आपको कांग्रेस जूझती